जीवन को बेहतर बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। मन को मजबूत बनाने के लिए और शरीर को व्यवस्थित करने के लिए आहार कैसा होना चाहिए, यह भी देखना आवश्यक हो जाता है। बिना भोजन के, बिना आहार के, बिना खाए कोई रह नहीं सकता। गाड़ी चलाने के लिए जैसे फ्यूल की आवश्यकता होती है, ऐसे ही शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए भी प्रॉपर फ्यूल की आवश्यकता होती है। पर एक विशेष बात, आप अपनी जब कार ड्राइव करते हैं, पेट्रोल टैंक फुल कर लेते हैं, तो पेट्रोल के बारे में सोचते हैं? कुछ लोग तो सोचते हैं अनलिमिटेड पेट्रोल होना चाहिए, पावर वाला होना चाहिए, क्वालिटी फ्यूल होना चाहिए। क्वालिटी वाला फ्यूल नहीं होता है तो वो आपकी गाड़ी के इंजन को डैमेज कर सकता है। ऐसे ही हमारे शरीर रूपी गाड़ी को होल लाइफ जो ये एक्टिव बने रहे, सही तरीके से चलते रहे, तो उस फ्यूल के बारे में भी सोचना बहुत आवश्यक होता है। आप लोग भोजन करते हैं, क्यों करते हैं? हाँ? कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग खाने के लिए मरते हैं और कुछ लोग मरने के लिए खाते हैं। 4 सिचुएशन हमने आपको कर दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इन 4 कैटेगरी से ऊपर उठ करके सोचने वाले होते हैं। देखना, पर्पस सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है। जब हम आगम ग्रंथों को पढ़ते हैं, शास्त्रों में एक बात आती है कि साधु आहार क्यों करते हैं। बड़ी अजीब सी बात आई उसमें। लिखा तो अध्यात्म का ग्रंथ, पर उसमें आहारचर्या की बात, आहार चर्चा की गई है। और आचार्य प्रवर सर्वप्रथम उस भोजन के पूर्व, उस आहार के पूर्व कुछ कारण उठाते हैं पर्पस को जानने के लिए। क्योंकि आहार क्यों किया जाता है, हमें शरीर को समझना बहुत आवश्यक है हो जाता है। इस शरीर को नहीं समझेंगे जब तक, हम तो उस आहार विज्ञान को भी नहीं समझ सकते। दुनिया में बहुत प्रकार की मशीनरी होती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी की जो मशीनरी है, मनुष्य का शरीर, ये सबसे आश्चर्य को पैदा करने वाला है। जितनी भी मशीनरी होती हैं, एक बार बन करके आ गई, प्रोड्यूस होकर के आ गई, कंपनी से बाहर आ गई, वो अपनी लाइफ तक चलती है। लेकिन कोई भी ऐसी मशीनरी नहीं होती है
जो सेल्फ क्योर कर जाती है। आपकी कार का इंजन समय के अनुसार डिटीरिएट होने लगता है, लेकिन वो क्या इनबिल्ट क्योर कर सकता है अपने आप को? उसमें एक फ्यूल डाला जाता है और उस फ्यूल का उपयोग सिर्फ गाड़ी को चलाने के लिए होता है। लेकिन मनुष्य का शरीर एक ऐसा शरीर है, इसमें जो दिया जाएगा, जो भोजन दिया जाता है, क्या गजब का चमत्कार होता है। आप दाल रोटी सब्जी आदि कुछ खाते हैं, लेकिन उसी भोजन से आपकी हड्डी भी बन जाती है, सॉलिड होती है। उसी से रक्त भी बन जाता है, उसी से मसल्स भी डेवलप हो जाती हैं, उसी से मल भी बन जाता है, मूत्र भी बन जाता है। भोजन एक ही जा रहा है, उसी से आपके हेयर्स बाल हो जाते हैं, वो काले आ जाते हैं। आपके नाखून हैं, नेल्स हैं, वो सफ़ेद बन जाते हैं, बड़े हार्ड होते हैं। आपके दांत हैं, सबसे अधिक पावरफुल होते हैं, स्ट्रेंथ सबसे अधिक होती है। वो हड्डी से भी अधिक मजबूत होते हैं दांत। आप खा रहे हो दाल रोटी सब्जी आदि, और उसी भोजन से वो दांत बन रहे हैं। उसी भोजन से सारे के सारे सेल्स बनते चले जाते हैं। हमारी आंखें सफेद बनी हैं उसी भोजन से। हमारे शरीर में बहने वाला रक्त लाल रंग का होता है, पित्त पीत वर्ण का होता है, पसीना ट्रांसपेरेंट होता है, मल का कलर अलग हो जाता है, मूत्र का कलर अलग हो जाता है। हमारी बॉडी में रहने वाले इंटरनल पार्ट्स दिन भर काम करते रहते हैं, ऑटो मोड पे चलते रहते हैं कुछ पार्ट्स, और कुछ जैसे हम संकेत उसे देते हैं उसके अनुसार चलते हैं। लगता नहीं ये मशीनरी कितनी गजब की मशीनरी है अपने शरीर की। और कब से चलती है, कब से काम कर रही है? जन्म से नहीं, गर्भ से। कैसी इसकी ग्रोथ होती है? 2 सेल्स से ग्रोथ होना प्रारंभ हो जाती है, और एक अनुपात तक ही बढ़ती है उसकी हाइट, उसकी हेल्थ, उसके बाद स्थिर हो जाती है। हाँ? 2 कोशिकाओं का मिलन से, 2 सेल्स के मिलने से उसकी यात्रा शुरू होती है, और वो इतने छोटे होते कि दिखलाई भी नहीं देते हैं। वहां से उत्पत्ति शुरू होती है और एक बहुत बड़ा शरीर बनकर के तैयार हो जाता है। उस शरीर में हड्डियां हैं, ठोस हैं, कठोर हैं। उसी में स्किन की कलर अलग हो जाता है, कैसा अजीब है। इस साइड की स्किन का कलर डिफरेंट रहेगा, यहाँ का कलर डिफरेंट रहेगा, आँख के कलर डिफरेंट रहेगा, बालों का कलर अलग रहेगा, हड्डी का रंग अलग है, मांसपेशियों का रंग अलग हो जाता है। होता है कि नहीं? आश्चर्य सा नहीं लगता? आप खा रहे हैं सिर्फ भोजन, दाल रोटी सब्जी, और वही दाल रोटी सब्जी जो भोजन गया, वो कितने रूप में परिवर्तित होकर के नजर आ जाता है। आप अपनी कार में पेट्रोल डालते हैं, लेकिन उस पेट्रोल का प्रयोग सिर्फ गाड़ी को मूवमेंट में रखने का होता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन एक शरीर में गया हुआ भोजन कितनी लंबी यात्रा नॉन स्टॉप करते रहता है। कैसे ये संभव हो जाता है? कभी सोचा है आपने? कभी ये प्रश्न उठा मन में? आप भोजन में क्या देते हो? दूध लेते हो, सब्जी लेते हो, लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो, और वो सॉलिड फॉर्म में हड्डी के रूप में, दांतों के रूप में, नाखून के रूप में, चमड़ी के रूप में, मांसपेशियों के रूप में, मांस के रूप में, कफ के रूप में कैसे परिवर्तित हो जाता है? दुनिया में ऐसी कोई मशीनरी है ही नहीं,
है कोई ऐसी मशीनरी? आप रोबोट बनाओगे पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो अपने आप में धीरे धीरे ग्रो करने लगे, छोटा सा रोबोट बनाए, धीरे धीरे बढ़ करके 6 फीट का हो जाए, ऐसा होता है कभी? नहीं होता। एक बच्चे का जन्म होता है बगैर अथवा गर्भ में आता है, उस बच्चे को कौन बड़ा करता है? कैसे बढ़ता है? क्या रॉ मटेरियल होता है उसका? कभी सोचते हैं इस विषय में तो बड़ा आश्चर्य सा होता है। कौन है हमारे शरीर को बना करके रखता है? क्या कोई ऊपर वाला है जिसे दुनिया भगवान कहती है, ईश्वर कहती है? वो हमारे शरीर का निर्माण कर देता है। क्या भोजन ही हमारे शरीर को बनाता है? यदि भोजन ही बनाता है तो फिर कुछ समय के पश्चात वो शरीर बढ़ना बंद हो जाता है, रुक जाता है। कैसे पॉसिबल होता है? प्रश्न ही नहीं उठता मन में, शायद जिज्ञासा ही नहीं पैदा होती किसी की। सोचा करे कभी अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में तो सोचो कभी जिंदगी के में। हमारी यात्रा कैसे प्रारंभ हुई? गर्भ से प्रारंभ हुई। कैसे बढ़ना शुरू किया उसने? कौन सी ऐसी शक्ति थी जो उसकी ग्रोथ को कर रही थी? वो शक्ति थी जो उसके भीतर विकास कर रही थी। बड़ा आश्चर्य लगता है जैसे नेचर को देखते हैं, प्रकृति में रहने वाले उन जीव जंतु को देखते हैं, कहां से वो पैदा हो जाते हैं। मनुष्य को तो फिर भी समझ में आ जाता है मां के गर्भ से, लेकिन सम्मूर्छन जीव अपने आप पैदा होकर के आ जाते हैं और दिखने लगते हैं। वो मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े। कभी प्रश्न नहीं उठता मन में? नहीं उठा। फुर्सत ही नहीं है व्यक्ति को सोचने की। हाँ, सिर्फ वो भोजन ही शरीर को बनाता है? नहीं, कुछ और भी है। कुछ ऐसा रॉ मटेरियल और भी है जो शरीर को बनाने वाला होता है। वर्गणाओं के रूप में जैन शास्त्र कहते हैं कुछ तो है। हमारे शरीर को बनाने में किस किस का हाथ है? जल का, अन्न का, ऑक्सीजन का। आखिर ये शरीर स्वस्थ कैसे बना रहे, अपना कार्य कैसे करता रहे, इसके बारे में भी सोचा करें। शरीर सबको मिल जाता है, कुछ ऐसी अदृश्य शक्ति होती है जो शरीर को बढ़ाती है। वो कौन सी शक्ति? कोई ईश्वर नाम की नहीं। मेडिकल साइंस कहता है जीन्स के माध्यम से इस यात्रा को वो शुरू कर लेता है। डीएनए आरएनए की बातें वो करता है, पर उसमें मूवमेंट देने वाला कौन होता है? शरीर को चलाने वाला कौन होता है? आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कह रहे हैं, सोच रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये डिसाइड करने वाला कौन होता है? कौन है आपको जो संकेत देता है कि चलो फिरो, सो, खाओ, पियो, बैठो, सोचो, विचारो, लिखो? कोई ऐसी ऊर्जा? विज्ञान उसे एनर्जी कहते हैं, पर ऐसी अंतरंग अदृश्य शक्ति है जो शरीर को चलाती है। लेकिन कुछ ऐसा भी है शरीर में जो हमारी सोच पर आधारित नहीं होता, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। होता है आपके हृदय का धड़कना आपकी बुद्धि पर आधारित होता है। आप अपने ब्रेन को संकेत देते हैं तब हमारा हृदय धड़कना शुरू होता है? नहीं, अपने आप ही धड़कते रहता है। आप भले ही सो जाओ लेकिन वो कभी नहीं सोता।
आपकी किडनी 24 घंटे काम करती रहती है, आपका लीवर हमेशा पचाते रहता है, आपका लंग्स यानी आपके जो लंग्स है वो हमेशा श्वासोच्छ्वास लेते रहते हैं। सोच करके आप सांस लेते हो, बहुत देर होगी सांस नहीं लिए, भूल ही गए थे, ऐसा होता कभी नहीं होता है। इवन व्यक्ति मूर्छित भी हो जाए, बेहोश भी हो जाए, तो भी वो सांस लेते रहता है, लेते रहता है। अच्छा, आपकी आंखों की पलकों को कौन झपकाता है? आंखें खोलना बंद करना तो कदाचित कथनचित आपके हाथ में है, लेकिन पल पल जो पलकें झपकती हैं आपके कंट्रोल से रहती नहीं, जरा अपने आप ही ऑटो मोड से अबुद्धिपूर्वक सब चलते रहता है। क्या है शरीर में जो अबुद्धिपूर्वक चलते रहता है? बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं इस पूरे शरीर के इंटरनल पार्ट्स को देखा जाए तो इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हमारी विचारधारा का कोई कंट्रोल नहीं, कोई सिग्नल हम इसे देते नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारा ब्रेन सिग्नल देता हो हार्ट को कि पंप करो, ब्लड को पंप करना है आपको, नहीं देता है वो, देता है? हमारा ब्रेन ना किडनी को सिग्नल देता है, ना लीवर को, ना लंग्स को संकेत देता है, कोई सिग्नल नहीं देता। ब्रेन को हम सिग्नल देंगे, हम फिर ब्रेन पास ऑन करेगा सिग्नल, ऐसा नहीं। हमारी इंटेस्टाइन हमेशा मूवमेंट में बनी रहती है, फ्लक्चुएशन उसमें होते रहता है, होते रहते हैं। तभी तो खाया हुआ अन्न धीरे धीरे आगे सरकता है। ठोस आहार आपने की है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबी यात्रा वो डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर के जाती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है वो भोजन। इसमें वो हार्मोन्स सारे के सारे अलग अलग स्टेजेस में मिलते चले जाते हैं हमारे स्टमक में। लीवर से वो बाइल्स निकलता है, गॉल ब्लैडर से होते हुए मिलता है, वो स्टमक का हार्मोन उसे हमेशा पचाते रहता है। कभी सोनोग्राफी मशीन देखी? पेट की सोनोग्राफी की मशीन देखना, कैसे उसमें फ्लक्चुएशन होते रहता है। कौन कराता है फ्लक्चुएशन? सोते हैं हम तो भी वो होता है। तो यदि हम अपनी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को देखें, हर इंटरनल पार्ट्स अपने आप कार्य करते रहता है, कोई ब्रेन का संकेत वहां तक नहीं पहुंचता। लेकिन कुछ ऐसा भी है हमारी बॉडी में, वो हमारे सिग्नल पे चलता है। हाथ उठाना, पैर को आगे बढ़ाना, आंखों को बंद कर देना अथवा आंखों को खोलना, मुख से कुछ शब्द का उच्चारण करना, ये हमारे सोच पर आधारित होता है ना कि पैर ऐसे उठ जाते हैं। नहीं, आप सोचते हैं मुझे चलना है, आप सोचते हैं मुझे दौड़ना है, तो उतनी स्पीड से पैर आगे बढ़ने लगते हैं। आप सोचते हैं कि शरीर को बैठाना है तो शरीर बैठता है। आप सोचते हैं पानी पीना है तो आपका हाथ गिलास की ओर जाता है। आप सोचते हैं नहीं रेस्ट करना, तो फिर आप लेटते हैं। दो प्रकार की एक्टिविटी शरीर में चलती रहती है, एक वो जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, अबुद्धिपूर्वक चलने वाली सारी क्रियाएं, सारा फंक्शन वैसे चलते रहता है। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो हमारे संकेत के अनुसार, हमारी सोच के अनुसार होती हैं। कौन कौन सी? जितने भी आप क्रियाएं करते हैं, उठना बैठना, खाना पीना, लिखना पढ़ना, सोना, देखना, चखना, यहां पर हमें संकेत देना पड़ता है, देना पड़ता है। हम ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी समय निकाल करके अपने शरीर के बारे में सोचें। तो जो ऑटो मोड में चल रहा है वो किस कारण चल रहा है, और जहां सिग्नल का इंतजार होता है, सिग्नल देने वाला कौन है? कौन है? कुछ ऐसी शक्ति है जो भीतर, जो हमें फील कराती है, अनुभव कराती है। कुछ ऐसा है हमारे भीतर जो हमेशा इमोशंस को पैदा करते रहता है, तरह तरह के भाव पैदा होते रहते हैं।
होते रहते हैं। कुछ ऐसा है जहां हमारा मस्तिष्क कई प्रकार के विचारों को उत्पन्न करता है। बिलियंस नर्व्स हैं इस शरीर में, करोड़ों नहीं अरबों नर्व होंगी। काम हमेशा हर पार्ट करते ही रहता है। किस पर डिपेंड होकर के करता है? क्या उसके लिए आवश्यक होता है? अब हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो वो अदृश्य शक्ति और कुछ नहीं, हमारी आत्मा है। ठीक है, आत्मा है, शरीर है, पर क्यों हमारा शरीर एक पर्टिकुलर हाइट तक ही बढ़ता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है? तो मेडिकल साइंस कहेगा जैसे माता पिता के जीन्स से, उस जीन्स के अनुसार उसकी ग्रोथ होती है, यही कहेगा। क्यों हमारी दो ही आंखें होती, तीसरी नहीं होती है? क्यों आंखों के स्थान पे ही आंखें आती है? क्यों हमारे शरीर की स्किन का रंग गेहूं अथवा लाल कलर का, व्हाइट कलर का होता है? क्यों उस बंदर के शरीर का रंग अलग होता है? क्यों बंदर की पूंछ होती है, आपकी नहीं होती है? क्यों होता है सिर? सोचो विचार। अजीब सा प्रश्न रख रहा है आपके सामने। आप भी सोच रहे होंगे महाराज जी क्या बताने जा रहे हैं, समझा क्या रहे हैं? हम यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं अथवा यह समझने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर हम अपने शरीर को समझ लें, शरीर की एक्टिविटीज को, उसके फंक्शंस को समझे, किस पर वो आधारित है। कौन है इन इंद्रियों के यहाँ बीच पीछे से झांक करके देखता है, सुनता है, चखता है, सूंघता है, बोलता है, सुनता है, सुनाता है? कौन है आखिर जो सोचने पर मजबूर कर देता है? कुछ तो है जो दिखता नहीं है पर देखता है। दिख नहीं रहा है, आंखों से नजर नहीं आता, पर ये सारी दुनिया को देखने वाला है, सारी दुनिया के शब्दों को सुनने वाला है, महसूस करने वाला है? वो एक ऐसी एनर्जी, ऊर्जा अथवा आत्म तत्व, उसे उस नाम से हम समझें। लेकिन आत्मा के अलावा भी कुछ और है जो हमें शरीर नजर आता है, पुद्गल है, उसकी संरचना अथवा ह्यूमन फिजियोलॉजी की हम बात करें, ह्यूमन एनाटॉमी की हम बात करें, उस हड्डियों का स्ट्रक्चर की हम बात करें, उसमें रहने वाले उन मांसपेशियां आदि, ग्लैंड्स आदि की बात करें, इंटरनल पार्ट्स की बात करें, कैसे होते रहता है सब? प्रश्न उठाना सीखो थोड़ा सा। क्यों एक एज तक ही ये सब चलता है और थोड़े समय के पश्चात उसमें परिवर्तन अलग ही प्रकार से शुरू हो जाता, नजर आने लगता है? क्या है आखिर इसके लिए? क्या इंटेक दिया जाना चाहिए जिसको मेंटेन करके रखता है? कौन सा फ्यूल, कौन सा आहार जो इसे व्यवस्थित बना करके रखता है? अलग अलग टाइप के शरीर होते हैं ना। हाँ, किसी की वात प्रकृति है, किसी की कफ है, किसी की पित्त है, अलग अलग टाइप की होती है। अब जब हम इस शरीर के बारे में सोचते हैं, ये समझते हैं कि एक मशीनरी है, तो इस मशीनरी को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, आहार की, भोजन की आवश्यकता होती है। तो हमने जो बात शुरू में रखी थी, इस शरीर को चलाने के लिए अथवा जीने के लिए आहार, खाना
कि खाने के लिए जीना, जीने के लिए एक, मरने के लिए खाना कि खाने के लिए मरना, कि कुछ और कारण है? आप लोग अपने आप को कहां देखते हो? जीने के लिए खाते हो कि खाने के लिए जीते हो? अपनी पूरी लाइफ तक जी सके उसलिए आहार करते हो, ऐसा? उसलिए तो जो जीने के लिए खा रहा है तो पशु भी हो गया, वो भी जीने के लिए खाता है। पर्पस क्या है? सिर्फ इस शरीर को चलाना, इसलिए भोजन नहीं। पर्पस तो मुख्य ये होना चाहिए, शरीर हमें मिला है, इस शरीर का उपयोग हम किस दिशा में कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। जब हम आगम को पढ़ते हैं तो आगम में आते हैं साधु का आहार जीने के लिए नहीं होता है, साधु का आहार धर्म के लिए, परोपकार के लिए, ध्यान के लिए, संयम के लिए, व्रत के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, वैयावृत्ति के लिए, एक सबसे अलग पर्पस। ये पर्पस तो कोई सोचता ही नहीं। आप जिस पर्पस के बारे में सोचते हैं, थोड़े से पढ़े लिखे समझदार होते हैं तो वो कहते हैं हम जीने के लिए खा रहे हैं, है ना? पूरी आयु पर्यंत जी सके तो एक डाइटिशियन से मिलते हैं, क्या हमारी डाइट होना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, ये तो सोचने वाले बहुत बिरले होते हैं। क्या खाना चाहिए सोचने वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, है ना? मिल जाएंगे ना आपको? क्या खाना चाहिए, कौन सा भोजन होना चाहिए, कौन सी ऋतु में क्या होना चाहिए। कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं, क्यों हमें खाना, क्या हमें खाना, कब हमें खाना, कितना हमें खाना, कहाँ हमें खाना और कैसे हमें खाना चाहिए, भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो आज उसकी चर्चा करते हैं, क्यों। तो पहली बात आती है जीने के लिए भोजन करने वाले जो अपनी बॉडी के प्रति कॉन्शियस होते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वे बहुत सोच विचार करके भोजन करते हैं, है ना? होना भी चाहिए, डॉक्टर से जाकर के समझ करके करते हैं, हमारी बॉडी फिट रहे, फिटनेस बराबर रहे। इसलिए किस एज में, किस सीजन में कितना लेना चाहिए। वो बीमार नहीं पड़ना चाहते, जब तक जिएंगे फिटनेस के साथ जिएंगे, इसलिए वो सोच करके होते हैं। एक दूसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जो खाने के लिए जीते हैं। उसमें कौन आते हैं? इंद्रिय लोलुपता जिनकी होती है। पर इंद्रिय लोलुपता होते हुए भी वो हेल्थ कॉन्शियस भी होते थोड़े। मन में इच्छाओं की पूर्ति के लिए, रसना इंद्रिय की कृद्धता के लिए वो खाते हैं, पर खाते हुए भी थोड़ा समझदारी का परिचय देते हैं। तीसरी थोड़ी खतरनाक होती है, खाने के लिए मरना। वो कौन सी कैटेगरी में आती है? खाने के लिए जी नहीं रहा हो। देखो, खाने के लिए जीना अलग और खाने के लिए मरना थोड़ी एक्सट्रीम स्थिति हो गई। एक घटना सुना था, एक फ्रांस में एक बादशाह हुआ था, राजा हुआ था। वो इतना ज्यादा लोलुप था खाने के प्रति, इतना शौकीन था, वो मनपसंद व्यंजन बहुत अच्छे से पेट भर करके खाता था।
और जब पेट भर जाता था तो स्वयं अपने उंगलियों को मुख में डालता था और वोमिट करता था, क्योंकि पेट तो भर गया लेकिन इच्छा नहीं भरी अभी। पेट भर गया, मन नहीं भरा, तृप्ति नहीं हुई, तो जो इच्छा थी बढ़िया भरपेट खाता था, लेकिन पेट भर गया। अब इच्छा शांत नहीं हुई है, लेकिन अब पेट कह रहा परमिट नहीं करता वो, बोले नहीं यार अब बिल्कुल नहीं, जगह नहीं है। तो क्या करे, तो बोले इसको फिर से अपन खाली करो। तो खाली कैसे होगा, जो गया उसे बाहर निकालना है। तो कुछ उंगलियों के प्रयोग से अथवा कुछ ऐसा प्रयोग करता था और थोड़ा गहराई डाल देता तो पूरा जो खाया है बाहर निकल जाता, वो उल्टी के माध्यम से बाहर हो जाता। जब वोमिट करता, पेट खाली हो गया, फिर वो खाना शुरू करता। ये कहलाता है मरने के लिए नहीं, खाने के लिए मरना, है ना। खाने के लिए मरने वाले बहुत होंगे, खाने के लिए जीने वाले थोड़े समझदार होते हैं, थोड़ा सा वो हेल्थ के बारे में भी सोचने वाले होते हैं थोड़ा, लेकिन हाँ अपने मनपसंद व्यंजनों का वो आनंद लेते रहते हैं, पर एक लिमिट तक। जीने के लिए खाने वाला जिसका जिह्वा इंद्री पर पूरा कंट्रोल होता है, वो देख करके हाँ शुगर लेवल बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो फैट का कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, ऑयली फूड नहीं लेगा, वो डायबिटिक होने की संभावना है, स्वीट नहीं लेगा, ठीक है। इतनी कैलोरीज चाहिए, इतने कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इतने मिनरल, इतने विटामिन, इतना प्रोटीन, पूरा मेजर करके हाँ विटामिन सी चाहिए, विटामिन डी चाहिए, तो ये होना चाहिए। तो ये हो गया जीने के लिए खा रहा है, वो हेल्थ कॉन्शियस है, बहुत अच्छी बात है। खाने के लिए जीने वाला व्यक्ति थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होते हुए भी, पर इंद्री की लोलुपता उसकी होती तो है, और उसी इंद्री लोलुपता के कारण वो इधर उधर जाके खाने भी लगता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है। लेकिन जो खाने के लिए मर रहा है वो एक्सट्रीम में पहुंचने वाला है, वो तो भक्ष भक्ष भी सब छोड़ देता है, बोले बस खाना है जैसा है। और एक चौथी स्टेज होती है मरने के लिए खाना। कभी आपने सुना ऐसे स्टेज के बारे में? मरने के लिए खाने वाला कौन होता है? देखो अभक्ष खाना तो खाने के लिए मर रहा है, वो मरने के लिए खाने वाला यानी जिसे खाने के बाद उसका मरण हो जाए, पॉइजन खाता है। कौन होते हैं वो लोग? वे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सब पता है कि यह खाने से मुझे इतनी सारी बीमारी हो जाएगी, फिर भी वो खाते ही रहते हैं। पता है इसके बाद फूड पॉइजनिंग होना है, फिर भी वो छोड़ते नहीं है। पता है इसके बाद कैंसर जैसी बीमारी हो जाएगी, फास्ट फूड खाने से कैंसर होता है, पता है जंक फूड खाने से बहुत सारी बीमारी होती, जानता है। शुगर पेशेंट है, डॉक्टर ने मना किया है, फिर भी मीठा खाए जा रहा है। हार्ट स्ट्रोक हो चुका है, एक बार आ चुका है, फिर भी जो है ऑयली फूड छोड़ ही नहीं पा रहा हो। उसे पता है तो वो तर्क किया देते हैं मरना तो है इतना, एक दिन सबको मरना है, फिर इतना कंट्रोल करके क्यों मरा जाए, खा पी के मरा जाए ना, क्या जाता है। हाँ तो वो जानते हुए भी खा रहे हैं, और उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या होगा, लाइलाज बीमारी उन्हें हो जाएगी, कैंसर जैसी बीमारी हो जाएगी, जानते हैं फिर भी ऐसा फूड जो कंज्यूम करते रहते हैं। तो ऐसे लोग कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? मरने के लिए खा रहे हैं। जितने लोग व्यसन कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, शराब पीते हैं, पाउच गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, उन्हें पता है नियम से कैंसर होने वाला है, फिर भी खाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? मरने के लिए खा रहे हैं। सिगरेट पी रहे हैं मरने के लिए, ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, मालूम है ज्यादा लाइफ नहीं रहेगी, निपट जाएंगे, बड़ी पीड़ा होगी शरीर में, फिर भी ड्रग्स का सेवन करने लगे हैं। डॉक्टर ने स्पष्टली मना किया है, बहुत हार्मफुल है, सावधान बच करके रहना है, फिर भी वे सारे के सारे लोग डॉक्टर के मना करने पर भी खाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की भी संख्या कोई
कम हो ऐसा नहीं है, बहुत मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे ना। देखो जीने के लिए खाने वाले तो बहुत कम है, हेल्थ कॉन्शियस जो होते हैं उनका पूरा कंट्रोल होता है, वो देखभाल करके खाते पीते हैं, बीच बीच में फास्टिंग भी करते रहते हैं, वे अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन खाने के लिए जीने वाले वे भी उनसे उतने अच्छे तो नहीं होते, पर थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और थोड़े से अनकंट्रोलेबल होते हैं। और खाने के लिए मरा जा रहा है तो वो मरने के लिए नहीं दिख रहा है, पर ये इनके इन प्रकार नहीं, बस मुझे तो खाना चाहिए, ये खाना वो खाना है। और जो मरने के लिए वो सब कुछ समझ करके ऐसा भोजन किए जा रहा है, ऐसा आहार किए जा रहा है कि उस आहार के बाद उसे कई प्रकार के साइड इफेक्ट्स भुगतने पड़ेंगे, बीमारियां हो जाएंगी, जल्दी मर जाएगा वो, फिर भी वो छोड़ने को तैयार नहीं होता है। थोड़ा सा चेक करते जाओ आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, जीने के लिए कि खाने के लिए। हाँ, एक पांचवी कैटेगरी आती है जो इन सब से ऊपर उठ करके होती है। उन्हें अपने हर एक्टिविटी का पर्पस पता होता है। वो भी आहार कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ अपने शरीर को चलाना नहीं, उनका उद्देश्य पूरी लाइफ पर्यंत जीना नहीं। वेस्टर्न कल्चर है, वे बड़े हेल्थ कॉन्शियस। अभी हमारे पास जर्मनी से कोई आया था, वो बता रहे थे हमारे इस जर्मनी में इतने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो स्वीट्स शुगर से बहुत दूर रहते हैं, ऑयली फूड ऑलमोस्ट न के बराबर, एयर फ्राई करके वो सब खाते हैं। डेली मॉर्निंग में 2 घंटे जॉगिंग करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, जल्दी सो जाएंगे, बहुत अच्छे से प्रॉपर डाइट प्लान के अनुसार, डाइटिशियन के अनुसार करते हैं और अच्छी एज जीते हैं। 80 प्लस तो ऑलमोस्ट बहुत सारे मिल जाएंगे वहाँ पर, 80, 90 प्लस भी मिल जाएंगे, और एक दो नहीं, विरले नहीं, बहुत संख्या में 80 प्लस वाले मेल भी फीमेल भी मिल जाएंगे वहाँ पे। तो वो उस कैटेगरी में है, बहुत समझदार है, हेल्थ कॉन्शियस, जीने के लिए खा रहे हैं। बोले भारत में क्या है, भारत में एवरेज एज तो 60, वैसे तो 57, फिर भी 60 के आसपास। तो कैसे हैं, खाने के लिए जी रहे नहीं रहे, मरने के लिए खाने वाले मुझसे बहुत सारे। और जो और अर्ली निपट जाते हैं वो नहीं, वो थर्ड कैटेगरी थी, खाने के लिए मरने वालों में से बहुत सारे हैं। वो देखते ही नहीं है भक्ष है अभक्ष है, हाइजीनिक है कि नहीं है, नाले के किनारे खड़े होकर के खाने लगेंगे, चाट पकौड़ी खाने लगेंगे, धूल मिट्टी मिल रही है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, फर्क पड़ता उन्हें। वो जो चाट बनाता है, फुल्की बनाता है, वो कैसे टेस्ट करता है, तेल गर्म हुआ कि नहीं, पसीने की बूंद डाल करके, हाँ हो गया गर्म ऐसे ही टेस्ट करने वाले। हाँ, वहीं पसीना साफ कर रहे हैं, मुंह साफ कर रहे हैं, नाक साफ कर रहा है, और उसी से वो पकोड़े तले जा रहा है, सब जानते हैं, फिर भी वो खा रहे हैं, तो खाने के लिए मर रहे हैं। तो इन भारत देश में खाने के लिए जीने वाले और खाने के लिए मरने वाले बहुत हैं, और मरने के लिए खाने वाले भी बहुत, उससे ज्यादा। वेस्टर्न कंट्रीज में इस मामले में बहुत समझदार है, वो खाने के लिए मरते नहीं हैं और मरने के लिए भी वो नहीं खाते हैं। हाँ, खाने के लिए जीने वालों की संख्या बहुत है और जीने के लिए खाने वालों की संख्या थोड़ी कम है। लेकिन भारत में एक विशेषता और है कि वह सिर्फ अपनी लाइफ पर्यंत तक जी पाए, जितनी आयु मिली उतना जी पाए, उससे ऊपर उठ करके सोचने वाले होते हैं, जिसके हृदय में थोड़ा सा करुणा का भाव होता है, परोपकार का भाव होता है, सेवा का भाव होता है। ऐसा नहीं वहां पर भी नहीं होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में भी होते हैं, पर बहुत रेयर, क्योंकि वह सिर्फ शरीर को ही सब कुछ मान करके जीते हैं। वहां आत्मा नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। आत्मा भटकती है, आत्मा जन्म लेती है, आत्मा का ये होता है, वो कंसेप्ट नहीं है। तो जो दिखता है सिर्फ उसी वो मानते हैं,
तो सब कुछ प्रॉपरली जीने के लिए खाने वाली कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो पांचवी कैटेगरी है, वे सोच समझ करके निर्णय करने वाले, शरीर को भी जानते हैं, शरीर के साथ साथ उस आत्म तत्व को भी पहचानते हैं। उनका जीना, उनका आहार करना, उनका भोजन करना, उनका नहीं करना, उनका त्याग करना आत्मा को मुख्य दृष्टि में रख करके होता है। वह स्व उपकार के साथ साथ पर उपकार की ओर दृष्टि रखने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत 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 दुर्लभ है, जो शरीर की भी तो देख रेख करेंगे, लेकिन शरीर सेकेंडरी है, प्राइमरी वहां पर आत्मा है। तो आप बताइए, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? हमने 5 कैटेगरी बता दी, कहाँ हो देखना। कुछ ऐसे हमने जो बात की आपके सामने, हमारे शरीर के भिन्न भिन्न पार्ट्स हैं, उसमें हम चलते रहते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तब चलेंगे जब हम प्रॉपर आहार विज्ञान का ध्यान रखेंगे। लेकिन आहार विज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ मनोविज्ञान और आत्मा का विज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आ रही बात? तो क्यों खाना चाहिए? क्यों खाना चाहिए? मरने के लिए। हाँ, जो थोड़ा सा त्यागी वृत्ति हो जाता है, धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर लेता है, वो तो मरने के लिए तो खा ही नहीं रहा है, और खाने के लिए भी मर नहीं रहा है, खाने के लिए भी नहीं जी रहा है ना, नहीं जी रहा ना खाने के लिए भी। हाँ, अब 2 पॉसिबिलिटी, या तो जीने के लिए खा रहा है अथवा धर्म के लिए खा रहा है, आत्म कल्याण के लिए वो भोजन ग्रहण कर रहा है। आत्मा के साथ साथ पर के उपकार के लिए जो सोचने वाला होता है। सही दृष्टि तो वो दृष्टि होती है, वहां आत्मा मुख्य है, शरीर बाद में आएगा। जहां आत्मा मुख्य हो जाएगी, वो थोड़े शरीर को कष्ट भी देने वाला हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करेगा। लेकिन जहां सिर्फ बॉडी रहेगी, सिर्फ हेल्थ रहेगी, तो वो उस विज्ञान के अनुसार चलेगा, वो कष्ट आदि नहीं देगा। वो फास्टिंग भी करेगा तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करेगा हेल्थ मेंटेन करने के लिए, लेकिन यहाँ धर्म के लिए करेगा वो, तो उसमें बहुत अंतर आ जाएगा। तो विचार करिए, आप यदि मरने के लिए खा रहे हैं तो बिल्कुल अपने आप को बदल दें। खाने के लिए भी मरना भी नहीं है, खाने के लिए जीना भी नहीं है। धर्म यदि समझ में नहीं आ रहा, तो इन 3 को छोड़ करके जीने के लिए तो खाना शुरू कर दो, फिर भी चल जाएगा। कम से कम जितनी आयु मिली उतनी तो जी पाओगे अच्छे से। और जिस दिन थोड़ा धर्म समझ में आ जाएगा, तो उस आत्मा के लिए आप आहार करने वाले हो जाएंगे। जब हम इस क्यों को समझ लेते हैं, फिर नंबर आता है क्या हमें ग्रहण करना चाहिए, हमारा आहार कैसा होना चाहिए। इस विषय को आप थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। समझ में आ रहा है? अपनी प्रकृति के अनुसार वात पित्त कफ प्रकृति को समझकर, अपने शरीर को समझकर, मौसम को समझकर, हम किस क्षेत्र में जन्मे हैं उसे समझकर, यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चतुष्टय को समझ करके होना चाहिए। तो यहाँ क्यों के बाद क्या, फिर कितना, कब, कहाँ, फिर कैसे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सारे फैक्टर्स के मिलने के बाद हमारे जीवन की यात्रा सही होती है। इतना ही रखें अभी। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।